नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 20 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। उसके लिए बैच भी प्रारंभ किया जा रहा है परसों से। एडमिशन लगातार 2 दिन पहले से ही जारी है और कई वीडियो मैंने पब्लिश भी किया ताकि लोग देख सकें, जान सकें। आपने देखा होगा कि द गुरु एकेडमी पर भी वीडियो पब्लिश किया गया, कंपटीशन एकेडमी पर भी पब्लिश किया गया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द गुरु एकेडमी का लिंक भी दे दिया जा रहा है ताकि आप वहां जाकर भी देख सकें। बिहारी के पद आपने देखा, कबीर के पद आपने देखा, सूरदास के पद आपने देखा, भूषण के पद आपने देखा जो पाठ्यक्रम में है, तो वो पब्लिश किए गए। और गद्य विधा एक पब्लिश कर दे रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई का है। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से बैच चलेगा, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके लिए मैंने पहले भी कह रखा है कि इस संस्थान के केवल 2 नंबर हैं। इसी नंबर पर आपको संपर्क करना है। यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखे हैं 8052584004 9721462740। इसी पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। लेकिन उससे पहले हम लोग हरिशंकर परसाई के बारे में जानेंगे और फिर जो रचना पाठ्यक्रम में लगी है उसकी बात करेंगे। जैसा कि मैंने सभी वीडियो में लगभग बताया और लगातार आपको बताते चल रहे हैं कि केवल जो रचनाएं लगी हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं पढ़ना है, उस रचनाकार की अन्य रचनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रेमचंद के फटे जूते आपके पाठ्यक्रम में है तो केवल प्रेमचंद के फटे जूते से ही प्रश्न आएगा। यह भी तो पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना किसकी है, भोला राम का जीव रचना किसकी है, पगडंडियों का जमाना रचना किसकी है, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना किसकी है। तो हरिशंकर परसाई की जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है वो आप जरूर लें। और उसी तरीके से यही पढ़ने का पैटर्न होता है, यही तरीका होता है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि 100% गारंटी है कि अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना संस्थान की तरफ से पढ़ाया जाए बस उतना ही पढ़िए और उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका कारण यही है कि जो रचनाकार की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, रचनाएं तो पढ़ाई ही जाती हैं, साथ साथ में उस रचनाकार के बारे में भी जितनी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरिशंकर परसाई के बारे में जानेंगे। हरिशंकर परसाई जिनका जन्म 1924 ईस्वी में और देहांत 1995 में हुआ, ये लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास और संस्मरण विधाओं की रचना की। हरिशंकर परसाई पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था, प्रश्न यहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो किसका प्रभाव था? कार्ल मार्क्स का था। इन्होंने जबलपुर से साहित्यिक वसुधा पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने कहा कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर आप देखें तो इनके बहुत सारे व्यंग आपको मिलेंगे। जैसे इनका जो व्यंग है, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, इनका संग्रह है, उसमें आप देखेंगे उन्होंने व्यंग लिखा है न्यू हाई स्कूल खंडवा। न्यू हाई स्कूल खंडवा है, जबलपुर में शिक्षक अध्यापकों का संगठन, तो ये सब मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। मुक्तिबोध का साथ और वसुधा, जो वसुधा पत्रिका की बात की गई है, वसुधा पत्रिका, तो उन्होंने इस पर लेख भी लिखा कि मुक्तिबोध का साथ और वसुधा। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें उसे जरूर ध्यान देते चलें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग के बारे में कहा है कि व्यंग वह है जहां कहने वाला तो अधरोष्ठों में हंस रहा है पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो। परसाई जी की जो रचनाएं हैं वह है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर है,
सदाचार का ताबीज है, वैष्णव की फिसलन है, मध्यवर्गीय कुत्ता, पगडंडियों का जमाना। वैष्णव की फिसलन की अगर बात करें तो यहां पर ये इनका पूरा संग्रह है, वैष्णव की फिसलन। वैष्णव की फिसलन में कौन कौन सी रचनाएं हैं केवल आप सुन लीजिए। इस पर इसकी जो रचनाएं हैं वो परीक्षा में कभी पूछी जा सकती हैं, या लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे वैष्णव की फिसलन में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं, तो वैष्णव की फिसलन तो है ही है, अकाल उत्सव है, लघु शंका न करने की प्रतिष्ठा, तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, ये भी पूछा जा सकता है, तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, भारत को चाहिए जादूगर और साधु, चूहा और मैं, राजनीति का बंटवारा, धोबन को नहीं दीन्ही चदरिया, ये भी पूछा जा सकता है, जो कि वैष्णव की फिसलन में संकलित है। धोबन को नहीं दीन्ही चदरिया, देश के लिए दीवाने आए, शव यात्रा का तौलिया, लिख लीजिए, शव यात्रा का तौलिया, शर्म की बात पर ताली पीटना, दो नाक वाले लोग, ये भी पूछा जा सकता है, दो नाक वाले लोग, एक अशुद्ध बेवकूफ, सम्मान और फ्रैक्चर, पिटने पिटने में फर्क, बचाओ पक्ष का बचपन, फिर उसी नर्मदा मैया की जय, इसे भी लिख लीजिएगा जरूर, फिर उसी नर्मदा मैया की जय, लेखक, संरक्षण, समर्थन और असहमति, एक ही है, ये शीर्षक है, लेखक, संरक्षण, समर्थन और असहमति, कबीर समारोह क्यों नहीं। तो ये वैष्णव की फिसलन में संकलित है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि जो भी चीजें बताई जाएं अलग से उन्हें जरूर आप लिखते चलें। जब उन्हें लिखते चलेंगे तो वो खैर आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बेहतर ही रहेगा। तो उन चीजों को आप जरूर लिखते चलें। इनका है एक अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी, उसके बारे में भी अगर लिखना चाहें तो लिख लें, अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी संग्रह है, जिसमें पुराना खिलाड़ी संकलित है, समय काटने वाला, राम कथा छेपक, राम कथा छेपक, बुद्धिवादी, प्रेम की बिरादरी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जरूर लिख लीजिएगा। इस शीर्षक से कई लोगों की रचनाएं हैं, तो परसाई जी की पूछी जा सकती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसकी छोड़ भागी है, किताबों की दुकान और दवाओं की, घुटन के 15 मिनट, आचार्य जी एक्सटेंशन और बगीचा, सिलसिला फोन का, बारात की वापसी, जरूर लिख लीजिएगा, बारात की वापसी, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जो यूजीसी नेट में है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, असुविधा भोगी, वैरंग शुभकामनाएं और प्रजातंत्र, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, आना और ना आना रामकुमार का, दिशा बताइए, चुनाव के ये अनंत आशावान, और साधना की फौजदारी का अंत। तो ये अपनी अपनी बीमारी में संकलित है, अपनी अपनी बीमारी में संकलित है। इसके अलावा सदाचार का ताबीज इनके रचना देखेंगे, जिसमें भोला राम का जीव संकलित है। तो वैष्णव की फिसलन, मध्यवर्गीय कुत्ता, पगडंडियों का जमाना, प्रेमचंद के फटे जूते, अभी प्रेमचंद के फटे जूते,
जो कि बेईमानी की परत में संकलित है। आगे आपको बताएंगे। ऐसा भी सोचा जाता है तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, गर्दिश के दिन, पहला सफेद बाल, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मरना कोई हार नहीं, तब की बात और थी। तब की बात और थी में कौन कौन से संकलित हैं देख लीजिए। अपनी बात संकलित है। खैर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अपनी बात है, भेड़े और भेड़िए हैं, बाबू की बदली है, मोटर और प्यार है, ऐसे बहुत हैं। इसमें नारी है, रामदास है, गधा और मोर है, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, दो नाक वाले लोग, काग भगोड़ा, माटी के कुम्हार से, चौबे जी की कथा, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, धोबन को नहीं दीनी चदरिया। संतन को कहाँ सीकरी सो काम जब ये है तो कई लोग कहेंगे ये पद आया सा कुंभन दास का है ना। लेकिन ये पद उनका है। इस शीर्षक से किसने लिखा है, अगर ये परीक्षा में पूछा जाए तो परसाई जी ने लिखा है। किसमें संकलित है, तो हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, संग्रह में संकलित है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम एक उम्र से वाकिफ हैं पहला, कुल इसमें 15 हैं। दूसरा परिवार, तीसरा हम तो प्रभाकर हैं जी, चौथा 10 फार एंड नो फर्दर, 10 फार एंड नो फर्दर, पांचवा लिखें क्या कहूं आज जो, छठा लिखें गांधी जी रसोई घर में, सातवां लिख लें न्यू हाई स्कूल खंडवा, आठवां लिख लें जबलपुर में शिक्षक, नौवां लिख लें अध्यापकों का संगठन, 10वां लिख लें तब जबलपुर में कुछ व्यक्ति, 11वां लिख लें पहली किताब का छपना, 12वां लिख लें कुछ लेखकों से रिश्ते, 13वां लिख लें मुक्तिबोध का साथ और वसुधा, 14वां लिख लें उद्घाटन भाषण, और 15वां लिख लें संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये सब हम एक उम्र से वाकिफ हैं में संकलित है। अब इसके बाद बेईमानी की परत में संकलित रचनाएं हैं घायल बसंत, पहला सफेद बाल, गली तो चारों बंद हुई, गेहूं का सुख, निंदा रस, प्रेमचंद के फटे जूते, कबीर आप ठगाइए, मखमल की म्यान। प्रेमचंद के फटे जूते किसमें संकलित है, अब यहाँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बेईमानी की परत में है। नीलकंठ है, आई बरखा बहार है, राम का दुख और मेरा, लिटरेचर ने मारा तुम्हें। तो ये सारा आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में जो पाठ्यक्रम में है प्रेमचंद के फटे जूते, आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। अगर आपने पढ़ा है प्रेमचंद के फटे जूते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं पढ़ा है प्रेमचंद के फटे जूते तो ध्यान दीजिए। इस व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने क्या क्या कहा है, तो एक तो प्रेमचंद के जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं, और दूसरा हरिशंकर परसाई स्वयं के जीवन के बारे में भी यहां पर उन्होंने लिखा है। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ रखा सोचते हैं सर इसको तो मैंने पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, जरा इसका उत्तर दीजिए कि प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाम आया है, ये प्रेमचंद के फटे जूते रचना में प्रेमचंद की कितनी कहानियों का जिक्र हुआ है, या किन किन कहानियों का जिक्र हुआ है, या प्रेमचंद के फटे जूते में किस भक्तिकालीन संत का नाम आया है, या प्रेमचंद के फटे जूते रचना में जूते और टोपी की कीमत में क्या अंतर बताया गया है, कौन कीमती होता है जूता या टोपी। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को इस रचना में क्या कहा है, तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं।
इसमें जो एक शब्द आया है व्यंग के रूप में, टीला शब्द, टीला का आशय क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए पूरी रचना पढ़ते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट में पूरी रचना आप पढ़ लेंगे तो एक पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। और कैसा लग रहा है? लगातार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, 2-3 वीडियो 4 वीडियो पब्लिश हो चुकी है, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर MP हायर के लिए भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, MP AP के लिए, तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बैच स्टार्ट है, भाषा हो चुकी, साहित्य का इतिहास हो गया है। इकाई 8 जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है काव्यशास्त्र, उसमें भारतीय काव्यशास्त्र हो गया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र आज प्रारंभ हुआ है। और बाकी पिछले बैच में जो हमारे कैंडिडेट थे उनका इस समय तो साक्षात्कार चल रहा है। आज भी शायद 7 या 8 कैंडिडेट हैं जिनका आज के डेट में साक्षात्कार है। पूरा साक्षात्कार का बैच भी कराया गया लोगों को। तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा। देखते हैं पूरी रचना। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण बना कि दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो अब यहाँ पर आपसे पॉइंट बन सकता है, क्योंकि तथ्यात्मक बहुत पूछे जाते हैं प्राथमिक में, माध्यमिक में, छोटी छोटी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप देखेंगे बहुत तथ्यात्मक पूछा जाता है कि किस पैर के जूते ठीक है या किस पैर के जूते फट गए हैं। तो दाहिने पांव का जूता ठीक है, बाएं पांव के जूता जो है उसमें बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। कहते हैं मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूं फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे? प्रेमचंद को क्या कहा गया? साहित्यिक पुरखे। अभी मैंने आपसे पूछा था कि प्रेमचंद को क्या कहा है परसाई जी ने, तो साहित्यिक पुरखे कहा है। साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। मुस्कान लाने की कोशिश की होगी यानी अंदर दर्द है। उन परंपराओं से आप झेल रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वो दिखाता है आपका जूता। लेकिन चेहरे पर अगर मुस्कान लाने की बात की जा रही है तो ये एक दिखावटी मुस्कान है। आगे लिखा है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। तो यहाँ पर प्रेमचंद के जीवन की जो कठिनाई है, जो व्यवस्था है, उसके तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम कहती हो अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे रोक देता है। अब यहां पर यह अपनी बात भी करते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते हो तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट
टाई से वर देखाते हैं, मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं, फोटो खिंचाने के लिए बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही नहीं बने, मांगते नहीं बने। तुम फोटो को महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर बन रहा है। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। और फिर अगला पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। यानी किसको कीमती दिखाया गया? जूते को। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर कितनी टोपियां कुर्बान हैं, कितनी टोपियां निछावर हैं? 2500 टोपियां निछावर हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य में के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब यहां पर देखिए, अपनी बात कह रहे हैं हरिशंकर परसाई। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से तो अच्छा दिखता है। यानी बात पर्दे की हो रही। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मेरा जूता भी कोई बाहर अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान हो जाता है, पूरा तल्ला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हैं। ये पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है कि किस रचना की है, या प्रेमचंद के फटे जूते में किसकी किसकी दशा दिखाई गई है। तो प्रेमचंद की, और साथ साथ ने हरिशंकर परसाई ने यहां पर जो आप देख रहे हैं, इन लाइनों में आप खुद पढ़िए, उन्होंने खुद अपने ऊपर दिखाया है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाओ चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? अब यहां पर देखें, किस उपन्यास का बात आया? गोदान। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात? कौन सी कहानी की बात आई? पूस की रात। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कों का खेत चर गई? कौन सी कहानी की बात आई? सुजान भगत। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन। किस कहानी की बात आई? कफन कहानी की। कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। और फिर किस भक्त की बात हुई? मैंने अभी पूछा था, कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा कि आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा कि जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। कोई टीला शब्द का आशय क्या होगा? परंपरा, विश्वास जो समाज में चल रहा है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता था। हो सकता है सभी नदियां पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म। यानी टीला मतलब क्या है? नेम धर्म। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है
जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो? उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं उन पर हंस रहे हो? उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूं। तो ये था पूरी व्यंग। कैसा लगा आपको? इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य वो मैंने बताया, कफन कहानी, सुजान भगत कहानी, पूस की रात कहानी, गोदान उपन्यास की बात की। महत्वपूर्ण कथन, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कुंभन दास की बात की गई, टीले जैसे शब्द की बात की गई, टोपी और जूते की कीमत की बात की गई। तो यहाँ पर साहित्यिक पुरखे जो कहा गया उसकी बात की गई। तो जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। मात्र 26 मिनट का ये लेक्चर था। परसाई जी की समस्त रचनाओं के बारे में आपने जाना। कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा और अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर यह नंबर लिखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आजकल 2 दिन और समय है, एडमिशन चल रहा है, आप भी जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों को सलाह दे सकते हैं। बाकी ऐसे ही लेक्चर में फिर कभी पब्लिश वीडियो में मिलेंगे लगातार, इसीलिए गद्य और पद्य सभी पर आधारित मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया है ताकि आप लोग देख सकें,